गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आरएनए आरएनए को हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है यह भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन से ही मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं जिनकी चेन के जो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए जो होता है उसकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की ही तरह होती है, लेकिन डीएनए जो होता है एक काफी लंबा लार्जर मॉलिक्यूल है, लेकिन आरएनए उसकी तुलना में एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स की चेन के द्वारा ही बने हुए होते हैं। आरएनए के अंदर जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है यह किन से मिलकर बना होता है? एक होती है इसमें राइबो शुगर जो एक पेंटोज शुगर है। 4 इसमें नाइट्रोजन बेसेस हैं। कौन कौन से तरह के? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। हम देखते हैं कि जो आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो अंतर है इसका कारण यह है कि जो डीएनए है उसको मोर स्टेबल होना होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जबकि रिलेटिवली आरएनए अनस्टेबल होता है। उसका कारण है कि उसको शॉर्ट टर्म फंक्शन करना होता है, इसीलिए डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वह इस कारण होती है। आरएनए में हमने देखा, हम देखते हैं कि जो थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल जो बेस है वह होता है और यह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किससे करेगा? एडेनिन से। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर यह डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। और यह जो इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग होती है या इसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यह जरूरी होती है इसके फंक्शन के लिए। अब आप यहाँ पर आरएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए यह एक राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर, इसके ये जो 5th कार्बन है, ये वाला 5th कार्बन, ये वाला भी 5th है, ये भी 5th है। ये 5th कार्बन है, इस पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है और यह फॉस्फेट समूह अगले राइबोज शुगर के 3rd एंड पर जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से यहाँ तक ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है जो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। राइबो शुगर के 1st कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए होते हैं जो 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये चेन है इसके अंत सिरे आप देखो तो 5 एंड यहाँ पर फ्री है और यहाँ का जो 3rd एंड है वह फ्री होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 5 to 3 एंड, क्योंकि जो एंड है वह फ्री होते हैं, आगे कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 5 to 3 डायरेक्शन हम इसीलिए कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर होती है जबकि आरएनए में राइबो शुगर होती है, दोनों ही पेंटोज शुगर है। अंतर यहाँ पर यह है कि जो जो 2nd कार्बन है उस पर केवल H समूह जुड़ा है, जबकि राइबोज के 2nd जो कार्बन है उस पर OH जुड़ा है, तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पर अंतर है। दूसरा, नाइट्रोजन बेस में क्या अंतर है? जो डीएनए है उसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए के अंदर आपस में ये जो नाइट्रोजन बेस है या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल इंट्रामोलिकुलर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यह डीएनए और आरएनए में अंतर है। हम ये देख सकते हैं कि जो बैकबोन बनी हुई होती है दोनों के अंदर शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होती है। यहाँ पर भी ये जो बैकबोन है ये भी शुगर और फॉस्फेट बैकबोन की बनी होती है। अंतर बस यह है कि यहाँ पर डीऑक्सी
जो राइबो शुगर होती है, जबकि यहाँ राइबो शुगर होती है। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, जिसको हम टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए और इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह इसमें यह बताता है कि जो तीनों आरएनए हैं किस प्रकार से आपस में फंक्शन करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। जो आरआरएनए होता है यह कहाँ पाया जाता है? यह राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं, और यही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो पार्टिकल्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, या फिर ये स्वतंत्र अवस्था में भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। आरआरएनए जो होते हैं वह कुल आरएनए का 80% होते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वह राइबोसोमल आरएनए की होती है। अब आरआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में ही होता है, लेकिन कौन से डीएनए पे होता है? वह डीएनए जो न्यूक्लियोलाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता है, अर्थात न्यूक्लियोलाई में आरआरएनए का निर्माण होता है। आरआरएनए जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट रोड या फिर एक कॉम्पैक्ट कॉइल के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन रेट और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, उनके भार यानी उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से 3 टाइप्स के आरआरएनए होते हैं। यहाँ एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट आरआरएनए, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह ज़्यादा है 1 मिलियन से, और इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या है वह 3000 से 5500 तक होती है, और इनका सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है वो 21 से 29 S के बीच होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट आरआरएनए जिनका 1 मिलियन से कम मॉलिक्यूलर वेट है और जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है 1200 से लेकर 2500, और इसकी जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वह 12 से 18S होगी। लो मॉलिक्यूलर वेट आरआरएनए जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 40,000 होगा, ये सब डाल्टन में होते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होगी वो लगभग 120 होगी, और इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 5S होता है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए हैं। नाउ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को सबसे पहले खोजा था जैकब मोनार्ड ने 1961 में। उन्होंने यह देखा कि जो डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है तो उनके बीच में कोई इंटरमीडिएटरी सब्सटेंस है, और उन्होंने कहा यह मैसेंजर आरएनए है, अर्थात डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन के रूप में कौन लेके जा रहा है? तो प्रोटीन के रूप में कौन बनाता है? तो डीएनए की जो सूचना होती है वह मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण सेल के अंदर होता है। इसका नाम मैसेंजर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और कहाँ जाता है? राइबोसोम पर जाता है जो प्रोटीन निर्माण की साइट होती है। इसकी जो मात्रा होती है वो 5% होती है टोटल आरएनए की, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 5 लाख टू 4 मिलियन अर्थात 40 लाख के बीच में होता है। 5 लाख से 40 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 8S होता है। नाउ टीआरएनए। जो टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ ट्रांसफर करता है। क्या चीज ट्रांसफर करता है? ये एमिनो एसिड्स को लेके जाता है। एमिनो एसिड्स को लेकर कहाँ जाएगा? यह राइबोसोम पर। राइबोसोम पर कौन स्थित है? एमआरएनए। तो एमआरएनए के जो कोडोन है उसके अकॉर्डिंग यह एमिनो एसिड्स को लाकर यहाँ अटैच करता जाता है, और एमिनो एसिड्स के बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है और फर्दर प्रोटीन बनता है। जो ट्रांसफर आरएनए है यह लगभग 25,000 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, और 10 to 15% टोटल सेल में जो मात्रा है आरएनए की उसका 10 to 15% भाग यह बनाता है। इसकी जो आकृति है इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये एल शेप में होता है,
और टीआरएनए का मुख्य काम क्या है, यह एमिनो एसिड को अटैच करता है। यहाँ पर एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, तो ये एमिनो एसिड को कैरी करता है और एमआरएनए पर लेके जाता है और फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हम देखें तो 4 इसमें रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। पहली हम देखें अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट्स, यहाँ पर सीसीए जो थर्ड टर्मिनल है, ये थर्ड एंड है, थर्ड एंड पर सीसीए टर्मिनल इसे कहते हैं। और मतलब साइटोसिन और एडेनिन जो बेस यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर जुड़ता है एमिनो एसिड आकर। दूसरा होता है एंटीकोडोन साइट, ये देखिए एंटीकोडोन साइट, अकॉर्डिंग टू एमआरएनए कोडोन एंटीकोडोन आकर यहाँ जुड़ेंगे। इसके बाद राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, यह वाली जो साइट होती है जिसको हम टी साइसी लूप भी कहते हैं, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है। और यह डी लूप है, इसको एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है। तो जो विभिन्न एंजाइम के द्वारा पहले टीआरएनए को एक्टिवेट किया जाता है, तो यह एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है, अर्थात यह साइट उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगी जिसके द्वारा यह टीआरएनए एक्टिवेट होता है और वो यहाँ पर इसको एक्टिवेट करता है। अनयूजुअल बेसिस, हम ये देखते हैं कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन के अलावा भी कुछ टीआरएनए में अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। और यह जो अनयूजुअल बेसिस है, यह टीआरएनए में लगभग 15 to 20% पार्ट बनाते हैं। अब अनयूजुअल बेसिस का निर्माण कैसे होता है, जो नॉर्मल बेस होते हैं उनके अंदर CH3 समूह अर्थात मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो अनयूजुअल बेसिस का निर्माण होता है। तो नॉर्मल बेसिस में के मिथाइलेशन के द्वारा अनयूजुअल बेसिस का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ अनयूजुअल बेसिस हैं, जैसे मिथाइल ग्वानिन, डाई मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल साइटोसिन, राइबोथाइमिन, सूडोयूरिडिन या डाईहाइड्रोयूरिडिन, इनोसिन एंड मिथाइलोसिन। इस प्रकार से कुछ अनयूजुअल बेसिस हैं जो टीआरएनए के अंदर पाए जाते हैं और अन्य आरएनए में यह अनयूजुअल बेसिस नहीं पाए जाते हैं। कंपैरिजन हम यहाँ पर कर लें एक बार। जो आरआरएनए होता है यह 80% होता है, जबकि मैसेंजर आरएनए 3 to 5% और ट्रांसफर आरएनए 10 से 20% होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हमने देखा कि 28 से 5s के बीच में इनका होता है। मैसेंजर आरएनए का 8s और ट्रांसफर आरएनए का 3.8s होता है। आरआरएनए के अंदर हम देखते हैं कि बहुत कम मात्रा में अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। मैसेंजर में आरएनए में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में हाई कंटेंट ऑफ अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलर डीएनए अर्थात न्यूक्लियोलाई में जो कॉन्सेंट्रेट डीएनए है वहां पर इसका निर्माण होता है। और मैसेंजर आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके टेम्पलेट के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए का निर्माण भी यहीं पर न्यूक्लियस पर ही डीएनए टेम्पलेट पर होता है, अर्थात एमआरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों का डीएनए टेम्पलेट पे होता है, जबकि राइबोसोम आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलाई में होता है। तो यह इनका इनमें कंपैरिजन हमने किया, इनमें क्या अंतर है यह हमने यहाँ पर देखा। नाउ यह इस डायग्राम से आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस तरह से तीनों आरएनए आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो न्यूक्लियोलस में जो डीएनए है उसके टेम्पलेट पर एमआरएनए का निर्माण हो रहा है और टीआरएनए का निर्माण हो रहा है। एमआरएनए जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआरएनए, और आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। तो आरआरएनए जब निर्माण होता है तो यह प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आपस में मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखिए राइबोसोम है, राइबोसोम पर आकर एमआरएनए सबसे पहले यहाँ पर जुड़ जाता है। उसके बाद जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए एंजाइम के द्वारा पहले एक्टिवेट होता है, इसको हम एमिनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं। एमिनो एसाइल टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आता है और कोडोन के हिसाब से यहाँ पर आकर टीआरएनए एमआरएनए पर जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार से एमिनो एसिड्स की एक चेन आपस में यहाँ पर बनती जाती है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और फर्दर जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज DDB GGC कोटा। धन्यवाद।